हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। तो गाइस जेईई मेंस का डेट आ चुका है और आपके सामने काफी लंबी एनालिसिस के बाद लगभग मुझे 4 से 6 घंटे लगे इसको एनालिसिस करने में। मैंने 2008 से लेकर 2020 के जनवरी अटेम्प्ट तक के पेपर को एनालिसिस किया और मैं आपके पास टॉप 5 चैप्टर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री निकाल के लाया हूं। इनके वेटेज के हिसाब से, इनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से और आने वाले जिस हिसाब से ट्रेंड जा रहे हैं उस हिसाब से आपके पास ये चैप्टर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपसे बात करेंगे, जो राइट नाउ आपको रिवीजन करना चाहिए। पूरी वीडियो देखना, छोटी सी वीडियो पर बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कौन कौन से चैप्टर इस टाइम आपको रिवाइज करके ही जाने हैं, मतलब हर हाल में इनको छोड़ना नहीं है। और क्या मेरे साइड से आपको सजेशंस और सुझाव हैं उसको भी देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, IOC से। तो गाइस यहां सबसे पहले मैंने रखा है केमिकल बॉन्डिंग को। मैंने देखा ये जो 12 साल का ट्रेंड एनालिसिस था, 12 से 13 साल का, इसके अंदर सबसे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नजर आए हैं, वेरिएशंस नजर आए हैं, एक रिपीटेशन नजर आया, एक ट्रेंड नजर आया जो लगातार पिछले 12-13 साल से पूछा जा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर क्या क्या देखना है ध्यान से सुनो और लिख लो। आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देखना है, ज्योमेट्री देखनी है, शेप देखना है, प्लेनर दिखना है, एक प्लेन में कितने एटम्स आ रहे हैं इसको देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज को देखना है, डिफरेंट बॉन्डिंग को देखना है, बॉन्ड एंगल को देखना है, रिपल्सन थ्योरीज को देख लेना है, किस हिसाब से बॉन्ड लेंथ वेरी करती है, बैक बॉन्डिंग का क्या रोल है, बनाना बॉन्डिंग का क्या रोल है। इस तरह के जो भी सब्सिडरी बॉन्डिंग्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ना हो, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्यों ना हो, ये आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मीटर में आता है और टोटल 5 में से मैं इसको 4.5 का स्टार दूंगा। इस बार 4.5 स्टार इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में प्रोबेबिलिटी मीटर में IIT एक्सप्लेन्स इसको 4.5 देता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग। सेकंड चैप्टर जो गाइस आता है ब्लॉक केमिस्ट्री से, बहुत बढ़िया और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है गाइस। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने पी ब्लॉक केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं किया है तो आप जाइए, शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी के साथ। किसके साथ शुरुआत कीजिएगा? एनसीईआरटी के साथ शुरुआत कीजिए और जस्ट एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार जाके लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में भी मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 इसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैस, इनको सबसे पहले आप देखिए। इसका अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 13 देख सकते हैं, 14 देख सकते हैं। मान लो टाइम बड़ा लिमिटेड है तो 14 छोड़ सकते हो, 13 को तुम देख सकते हो, बोरन फैमिली को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीटर में हम इसको देंगे पी ब्लॉक को 4.2 का इस प्रोबेबिलिटी मीटर में है आउट ऑफ 5। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से शुरुआत करते हुए पीवाईक्यू तक जाइए, मेंस में दिक्कत नहीं आने जा रही है आपको। अगर आप सारे पीवाईक्यू बना लेंगे कम से कम 2008 से 2020 तक तो भी आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा PDF फाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेटलर्जी गाइस। मेटलर्जी में आपको क्या करना है, जितने भी प्रोसेसेस है, जैसे मान लो मॉन्ड प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन है, वॉन ऑर्कल प्रोसेस हो गया, सरपैक प्रोसेस हो गया, बेयर प्रोसेस हो गया, हॉल प्रोसेस हो गया, समझ रहे हो, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस हो गया। इसके अलावा आपके पास जो भी एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हो गया, जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सबसे पहले आपको मेटलर्जी में क्या देखना है, प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस होते हैं मेटलर्जी पे हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, जाके चेक कीजिएगा। प्रोसेसेस की थोड़ी सी कम जानकारी एनसीईआरटी में दी गई है, तो अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो प्रोसेसेस आपको बहुत बढ़िया से पता होंगे। नहीं तो हमारे चैनल पे 2 से 3 वीडियो मेटलर्जिकल प्रोसेस पे हैं, आप प्रोसेस को देख लीजिए। अगर आप प्रोसेस को देख लेते हैं तो आप कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शंस भी देख लीजिएगा। किनका किनका मैं लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम का, टिन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, इतने एक्सट्रैक्शंस को आप जरूर देख लीजिए एक नजर, किसमें कौन कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, कंसंट्रेशन किससे करेंगे, स्मेल्टिंग में टेम्परेचर क्या होता है, कैल्सिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा, रोस्टिंग में कैसे काम करेगा, फर्नेस कौन सा यूज करेंगे, टेम्परेचर क्या है, किसमें कौन सा गैंग है, किसमें कौन सा फ्लक्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस मेटलर्जी को प्रोबेबिलिटी मीटर में हम देने जा रहे हैं कितना, 4.0 आउट ऑफ 5 ये रह रहा है लास्ट 13 साल के ट्रेंड एनालिसिस के बाद। डी ब्लॉक केमिस्ट्री गाइस, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला देखना है इसका कंपाउंड। कंपाउंड बोले तो आप KMnO4 देख सकते हैं, आप K2Cr2O7 देख सकते हैं, आप सिल्वर नाइट्रेट देख सकते हैं, आप डिफरेंट काइंड के और भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जैसे कॉपर के क्लोराइड हो गए, टिन के क्लोराइड्स हो गए, इनको आप देख सकते हैं। तो डी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर गाइस आपको चेक करना है ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड, ठीक है।
हाँ, टिन के क्लोराइड का मतलब ये नहीं कि पी ब्लॉक वाला कंपाउंड, जी नहीं, टिन के क्लोराइड का रिएक्शन किस तरीके से बाकी के ट्रांजिशन मेटल के साथ होता है, समझ में आ रही है? जैसे टिन के क्लोराइड SnCl2 K2Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, समझ में आ रही है बात? डिफरेंट काइंड के हाइपो KMnO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, K2Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, एसिडिक मीडिया में क्या होगा, बेसिक मीडिया में क्या होगा, एल्कलाइन मीडिया में क्या होगा, एक्वस मीडिया में क्या होगा, मॉइस्ट आयोडीन के साथ क्या होगा, ड्राई आयोडीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन के साथ कुछ होगा या नहीं होगा, ऑक्सी एसिड्स कैसे बनेंगे, कब बनेगा पर आयोडेट, कब बनेगा आयोडेट और कब बनेगा आयोडाइड, इन चीजों की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आयोडाइड लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, अगर आयोडस लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको डी ब्लॉक के कंपाउंड का यूज करके देख लेना। प्रोबेबिलिटी मीटर में ये जाता है 3.8, ठीक है, आउट ऑफ 5, ठीक है। अब देखते जाइए जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है उसी हिसाब से देखिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मैंने लास्ट में रखा है, इसके कुछ रीजन है। आप बोलोगे क्या प्रोबेबिलिटी मीटर में कम है, नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। अगर तुम इसको सोचोगे कि 2 दिन के अंदर निपटा दिया जाए तो ये नहीं निपट सकता है। तो अगर तुमने पहले से इसको पढ़ा है तो ही इसका रिवीजन करना। अब लिमिटेड टाइम है, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे टाइम देके फायदा नहीं है, अब इस टाइम को फिजिक्स और मैथ में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो गाइस आप नेमिंग से स्टार्ट कीजिए। IUPAC नेमिंग का भी सवाल देखने को नजर आता है। इसके अलावा जितनी भी थ्योरी आपके पास आती है, चाहे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो, या जो भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी वाली, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सारी थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इसके अलावा आप सिनर्जिक बॉन्डिंग को देख लीजिए, मेटल कार्बोनिल के अंदर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है उसको भी देख लीजिए। लेकिन सबसे लास्ट में देखिएगा, अगर आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिया है तो प्रोबेबिलिटी मीटर में चौंकाने वाले मीटर्स इसको मिलने जा रहे हैं 4.6। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक जैसा नजर आ सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी मीटर में मैक्सिमम है। इस बात को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइस सबसे पहले है GOC 1 and 2। बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, SN1, SN2, SNI, NGP, ARSN1, ARSN2, SNI dash, SN1 dash, SN2 dash, E1, E2, ADE, ADN, BAL2, BAC2, ARC2, ये सारे के सारे मैकेनिज्म जितने भी होते हैं चैप्टर्स के अंदर, वो सारे के सारे मैकेनिज्म आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक सवाल आपसे, एक तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं गाइस, 2 से 3 सवाल भी देखने को मिले हैं। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो कई पेपर में चौंकाने वाले सवाल मिले। कहीं पर SN1 मैकेनिज्म से भी सवाल आया, उसी साल एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी सवाल आया है, उसी साल पोलैरिटी पर भी सवाल आया और उसी साल बॉन्डिंग पर भी सवाल आया। 4 सवाल देखने को मिले GOC। आप समझ सकते हो एक पेपर में 4 सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी मीटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर को 5 में से स्कोर मिलता है 4.9। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं बता दे रहा हूं, ये कोई 5 मिनट का एनालिसिस नहीं है, 6 घंटे एनालिसिस करने के बाद इस कंक्लूजन पे आया मैं। अब समझिए एरोमेटिक कंपाउंड। गाइस एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात यह है कि ये एकाएक 2016 से लेके 2020 तक इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। मतलब इससे कंपाउंड इतने सवाल पूछे गए हैं लास्ट 5 साल के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। 16, 17, 18, 19 और 20 का मेंस बहुत सवाल नजर आता है एरोमेटिक कंपाउंड से। जो भी मैकेनिज्म है, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बोले तो ARSN1, बोले तो ARSN2, जहां पर आप सैंडमेयर का पढ़ोगे, गैटमान का पढ़ोगे, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ोगे, ARSN2 में नाइट्रो का रोल पढ़ोगे, साइनाइड का रोल पढ़ोगे, एल्डिहाइड का रोल पढ़ोगे, फ्लोरीन का रोल पढ़ोगे, डिफरेंट पुअर लिविंग ग्रुप का रोल पढ़ोगे। जहां पर भी आप एरोमेटिक कंपाउंड को स्टडी करते हो, चाहे वो एनिलीन ही क्यों ना हो, हेलोबेंजीन ही क्यों ना हो, टोलुइन क्यों ना हो, फिनॉल क्यों ना हो, कोई भी कंपाउंड, चाहे बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड से जो भी रिलेट करे पढ़ डालिए विथ मैकेनिज्म। एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, PYQs के थ्रू जाइए और फोड़ डालिए। गाइस प्रोबेबिलिटी मीटर में इसको नंबर दिया जाता है 4.7। गाइस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके इतना नहीं है। इसके बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड्स गाइस, ये एडवांस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए कंपैरेटिवली इन दोनों से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, बिकॉज इससे जब भी सवाल पूछे गए यूजिंग रिएजेंट, आपको क्या करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबल H हो गया, PCC हो गया, ओजोनोलिसिस हो गया, डिफरेंट काइंड के रिएक्शंस जो कि कार्बोनिल के साथ लिंक करते हैं, यूजिंग रिएजेंट्स देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने छोटा छोटा पढ़ लिया, जी नहीं, रिएजेंट बेस्ड देखिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट किस तरीके से जाता है,
समझ रहे हो बात को? टॉलरेंस टेस्ट कैसे जाता है, फेहलिंग टेस्ट कैसे जाता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट किस तरीके से वर्क करता है, जो भी टेस्ट्स नजर आते हैं, रिएजेंट्स नजर आते हैं, वो कार्बोनिल में देख के जाने, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो रिएजेंट एक्सक्लूसिव वे में रिवीजन कीजिए, जहां जहां आपको जो जो रिएजेंट नजर आ रहे हैं देख लीजिएगा। कई तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं रिएजेंट बेस्ड। आपने 2019 जनवरी का पेपर देखा और अप्रैल का भी पेपर देखा होगा, रिएजेंट की भरमार थी, बाढ़ आई हुई थी रिएजेंट की। तो कार्बोनिल का जब भी रिवीजन कीजिए प्लीज 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 रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी मीटर पे इसको स्कोर मिलता है 4.5 आउट ऑफ 5, 5 में 4.5 इसको मिलने जा रहा है। रिएजेंट का यूज करके पढ़िएगा, रिएजेंट हटा के पढ़िएगा तो फिर बहुत मुश्किल में पढ़ने वाले हो इस साल। ये प्रोबेबिलिटी मीटर में जेईई आपको आईटी एक्सप्लेन बता रहा है। देखिए, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल एंड एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री गाइस, ये ऐसा चैप्टर है जिसको तुम 1 से 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। मैं सही बता रहा हूं, अगर तुम बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी का एक एक स्ट्रक्चर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। देखो तुम 2018, 2019 और 2020 जेईई मेंस में बड़े चौंकाने वाले सवाल नजर आए, और खास तौर पे जब से एनटीए ने करवाना स्टार्ट किया है, पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो कई बार कोई ड्रग पूछ लेता है, कोई एनाल्जेसिक या कोई एंटीपायरेटिक या डिफरेंट काइंड के पॉलीमर्स या बायोमोलिक्यूल्स या एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स आपको पूछते हैं। कई बार अमाइनो एसिड भी पूछा है उन्होंने, पॉलीमर का मोनोमर यूनिट, कई बार पॉलीमर यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, पता नहीं क्या क्या वो पूछते हैं। इसके लिए आपको पॉलीमर बायोमोलिक्यूल एवरीडे लाइफ पढ़ना है, और इसकी सबसे बेस्ट आपको नजर आएगी एनसीईआरटी से बाहर ना पढ़े, मेंस में काम चल जाएगा इन चैप्टर्स के लिए। और मैं बता दूं, रट्टा ना मारे, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ये लंबे टाइम तक रहेगा, दिमाग में छप जाएगा और कभी गलती नहीं करोगे। बिकॉज एग्जाम में अगर पढ़ के नहीं गए हो, रट्टा मार के गए हो, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे ही लिखेंगे। मान के चलो एस्कॉर्बिक एसिड पूछ दिया गया आपसे, एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर कौन है, या मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाता है स्पार्टिम का स्ट्रक्चर कौन सा, या आपसे पूछ रहा है स्पार्टिक एसिड कौन सा है, या आपसे पूछ रहा था विटामिन सी का स्ट्रक्चर कौन सा है, या आपसे कोबालामिन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गाइस आपको स्ट्रक्चर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं एवरीडे लाइफ के पॉलीमर के और बायोमोलिक्यूल को। ठीक है, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी मीटर में हम इसको नंबर देने जा रहे हैं 4.2 का, 5 में 4.2 इसको मिलने जा रहा है। ओके गाइस, लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स यहां से नजर आए, और इसके 5 में हमने रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेलो एल्केन को मिला के एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज करके। गाइस कई सवाल ऐसे भी नजर आए हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बेस्ड थे, हेलाइट को मिलाते हुए, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगाया गया था। किसी में ओजोनोलिसिस करा के बाद में हेलाइट बना के ऐड वाले क्वेश्चंस खींच दिए गए, ऐसे बहुत तरह के सवाल नजर आए हैं। तो लास्ट में आपको देख लेना है ग्रिग्नार्ड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। लेकिन इन सब में अगर हम बात करते हैं तो इसको मात्र मिलेगा 3.8। तो सबसे लास्ट में आपको इसको पढ़ना है, तो जीओसी, देन एरोमेटिक, देन कार्बोनिल, देन पॉलीमर, देन आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक। अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, जो बच्चों में बहुत ज्यादा डर होता है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। गाइस आपको देखो, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, आज आपको मैं लाइव बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी चीज है जहां पे गाइस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के जैसा कि अगर आपने SN1 SN2 पढ़ लिया, कोई सवाल आया तो SN1 SN2 लगा दोगे। केमिकल काइनेटिक्स या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर प्रैक्टिस बेस्ड होता है। अगर आपने रिसेंट 10 डेज में प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में पेन चलने लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे पेन रुक जाएगा, क्योंकि ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। तो मेक श्योर आप ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर आया है उसको ट्राई करें। अगर आपके पास, आप बोलोगे सर हमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, अरे तो तुम जेई के हो तो नीट वाला भी प्रैक्टिस कर लो, नीट वाले हो तो जेई वाला भी प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर एम्स के भी केमिकल काइनेटिक्स लगा लो, जो भी प्रीवियस ईयर मिले आप उसको ट्राई करते जाओ केमिकल काइनेटिक्स पे, इससे आपका कंसेप्ट बढ़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके पास जो मॉड्यूल्स होंगे, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो, अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपके पास कोई ना कोई डीपीपीज होगी, कोई ना कोई बुक होगी, उसमें जो आपको आईटी रुड़की के 9080s, 9085, 9090, 2000 तक के सवाल दिखते हैं, आप उसको भी लगा सकते हो। तो प्रैक्टिस 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 फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। स्कोर इसको मिलता है 4.7 का आउट ऑफ 5। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कंसेप्ट गाइस, मोल कंसेप्ट बड़ा ही बेसिक चैप्टर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का क्या रोल होता है, डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट काइंड के इक्वेशन बेस्ड सवाल कैसे बनाए जाते हैं, इनको देखना है। मोल के जो रोल, जो जिस जगह आपको मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपी शीट मॉड्यूल जो भी है, बुक्स जो भी है, उसे प्रैक्टिस कीजिए। और इन दोनों का वेटेज एक जैसा मैंने पाया है 4.7।
मतलब दोनों से ही इक्वल सवाल देखने को मिले कि अगर दो सवाल काइनेटिक्स से है तो दो सवाल मोल से है, एक केमिकल काइनेटिक्स से एक मोल से, लगभग में दोनों इक्वल ही वेटेज रखते हैं, इसलिए सेम मार्क्स दिया गया। देन केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, गाइस आयनिक इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेंस में आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल जो होते हैं ना बड़े बेसिक और बड़े आसान पूछे जाते हैं। कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया जो दूसरे दुनिया से आया। हाँ, एडवांस आपको उठा के पढ़ देगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, और मेंस में ऐसा कोई ट्रिकी कोई तूफानी नहीं होता है। तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके पास जो भी बुक हो आप उससे जितना सवाल हो सके केमिकल और आयनिक के लगाएं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले देखें, ली चार्ट प्रिंसिपल्स को देखें, डिफरेंट फैक्टर्स को देखें कैसे काम करता है, वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, प्रेशर का क्या रिलेशन है, केसी केपी वाले सवाल देखें, डिफरेंट रिलेशंस, इसके अलावा आर्हेनियस वाले कॉन्सेप्ट जो भी यहां लग रहे हैं आप इसको लगा के चेक कीजिए, पीवाईक्यूज बनाइए, डिफरेंट सवाल डील कीजिए, और जितना भी सवाल आपने लास्ट इतने टाइम के अंदर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बना के और लिख के। सॉल्यूशन चैप्टर गाइस, इसको हम स्कोर देना चाहेंगे 4.4 का। सॉल्यूशन की बात करते हैं गाइस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पर गाइस आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि इससे कई बार सवाल आए, कई बार सवाल नहीं है। बड़ा ही इररेगुलर चैप्टर है, होता है तो कई बार अच्छे सवाल है, कई बार बिल्कुल भी सवाल 2-2 साल तक नजर ही नहीं आए हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में गाइस आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, चाहे आपका लोअरिंग हो, चाहे आपका एलिवेशन वाले सवाल हो, चाहे आपके ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सवाल हो, या जो भी सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं खास तौर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले, उसको आप जरूर देख के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी मीटर में ये जगह लेता है 4.3 का, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट हमने रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, सॉलिड स्टेट को, गैसियस स्टेट को। इससे गाइस एक सवाल रहता है, या तो एटॉमिक से दिखेगा, या तो सॉलिड से दिखेगा, या तो गैसियस से दिखेगा। प्रोबेबिलिटी मीटर में इसको दिया जाता है 4.0, ठीक है। तो गाइस ये 5 चैप्टर थे फिजिकल के, 5 थे ऑर्गेनिक के, और 5 थे इनऑर्गेनिक के। इन 15 चैप्टर का तो रिवीजन आपको हर हाल में करके ही जाना है, करके ही जाओ। अगर टाइम बचता है तो बाकी चैप्टर्स भी रिवाइज कर लो, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया से मचाया होगा, सीखा होगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो, कमेंट करके बताओ क्या हमारा एफर्ट आपको पसंद आया। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।